हेलो दोस्तों, ये जो एनसीईआरटी का हम लोग एक दौर चला रहे हैं, ठीक है? तो वो 7 से लेके 10 तक का, ठीक है? और अगर आप एनटीपीसी, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एएलपी दे रहे हैं, इवन एसएससी सेंट्रल वाला भी दे रहे हैं, आप यूपीएससी दे रहे हैं, बीपीएससी दे रहे हैं, एमपीपीएस दे रहे हैं या कोई भी अदर स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, तो एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर आप चपरासी से कलेक्टर तक का सफ़र तय करना चाहते हैं, तो आपको एनसीईआरटी से गुजरना पड़ेगा। एनसीईआरटी की ये जो विज्ञान की पुस्तक है, ये कक्षा 7 का है। किसका है? कक्षा 7 का है। और इस पे आज हम लोग क्या करेंगे कि फुल क्या करेंगे? वार्तालाप करेंगे। तो आइए इसमें क्या है नहीं है उस पे हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। ये जो चैप्टर है, ये 5 नंबर दोस्त चैप्टर है, ठीक है? इसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ठीक है? दैनिक जीवन में हमने अपने आसपास बहुत सारे परिवर्तन दिखाई है। इन परिवर्तनों में से एक से अधिक परिवर्तन सम्मिलित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ये आपकी माताजी आपसे शीतल पेय बनाने के लिए, पानी में शक्कर घोलने के लिए कहती है। शक्कर का विलयन बनाने का, ठीक है, क्या है? एक परिवर्तन है। जो शक्कर का विलयन बनाना क्या है? एक परिवर्तन के रूप में ही है, ठीक है? इसी प्रकार दूध से दही जमाना एक क्या है? परिवर्तन है। ठीक है, अब आइए, कभी-कभी दूध खट्टा हो जाता है, दूध का खट्टा होना भी एक परिवर्तन है। खींचा हुआ रबर बैंड भी किसी परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। ऐसे 10 परिवर्तनों की सूची बनाइए, जिन्हें आप अपने आसपास देखा है। इस अध्याय में हम कुछ जो है ना क्रियाकलाप कर रहा देखिएगा, तो आपको मालूम चलेगा। ठीक है, परिवर्तनों की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। व्यापक रूप से ये परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है रासायनिक परिवर्तन, एक होता है भौतिक परिवर्तन। ठीक है, अब जानते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या है। कागज के एक टुकड़े को 4 वर्गाकार में, जो कागज है एक, मान लीजिए कि जैसे कि यही है, ये कागज है वेदांश अकेडमी का, ये क्या है? पंपलेट है। अब इसको हम ना 4 टुकड़े में काट दिए, 4 टुकड़े में काट देंगे और प्रत्येक वर्ग को पुनः 4 टुकड़े में काटे और टुकड़ों को फर्श अथवा किसी मेज पर इस प्रकार लगाए जिससे ये टुकड़े परस्पर जुड़ जाए। टुकड़ों का मूल आकार ले। स्पष्ट रूप से आप टुकड़ों को पुनः जोड़कर मूल टुकड़ा नहीं बना सकते, लेकिन क्या ऐसे गुण कोई परिवर्तन हुआ, सो पूछ रहा है। ठीक है, तो ये जो क्या परिवर्तन हुआ और नहीं हुआ, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। ठीक है, जैसे क्या बोला, एगो कागज लिए हुए हैं, ठीक है, देख रहे हैं ना, इसमें ये बड़ा सा कागज है। इस कागज का भी 4 टुकड़ा हम यहाँ पर कर दिए हैं। अब इसके जो क्या क्या हो रहा है अपनी कक्षा में, चेक बोर्ड के आसपास फर्श पर रखे गिरे। अपनी कक्षा में चेक बोर्ड के आसपास फर्श पर गिरे चेक पाउडर को एकत्रित कर ले अथवा चौक के एक छोटे टुकड़े को चूर्ण पाउडर बना ले। इस प्रकार पाउडर में थोड़ा क्या है, जल मिलाकर पेस्ट बना देना है। इस चौक के आकार में बेल कर सूखने दे। क्या आप चौक से चूर्ण चौक बना सकते हैं? ठीक है, ये सब पूछ रहा है। कह रहा है ना कि चौक पाउडर एकत्रित करिए अथवा चौक से एक छोटे टुकड़े का चौक पूर्ण बना देना, क्योंकि थोड़ा सा जल डाल दीजिएगा, पेस्ट बन जाएगा और उसको क्या गोला ऐसे करके ऐसे ऐसे थोड़ा सा में काट के इसको सुखा दीजिए। अब इसमें आपको यह कह रहा है कि अगला, कांच या प्लास्टिक के कटोरे में थोड़े बर्फ लीजिए। कांच या जो प्लास्टिक है कोई का क्या कीजिए, थोड़ा सा बर्फ ले लीजिएगा। बर्फ के थोड़े से भाग के पिघलने तक बर्तन को धूप में रखें। अब उसके पास बर्फ और जल का मिश्रण होगा। कह रहा है कि बर्फ जब लिए ना कटोरा में, उसमें थोड़ा सा रख दिए और वो जब धूप में जाएगा तो थोड़ा पिघल जाएगा। और जब ये आपके पास बर्फ और जल का मिश्रण होगा, जब कटोरे को हिमकारी मिश्रण या बर्फ नमक रख देते हैं, तो क्या जल फिर से बर्फ बन जाएगा? समझे ये क्या कह रहा है? ये कहा है कि एगो कटोरा या प्लास्टिक का लिए, उसमें बर्फ रख दिए और बर्फ जो रखे हैं तो उसको थोड़ा देर धूप में रख दिए, थोड़ा सा कुछ पिघल गया। अब ये जल भी हो गया और बर्फ भी हो गया। क्या उसमें फिर नमक मिला देंगे तो वो क्या फिर बर्फ बन जाएगा? ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो जो आपसे पूछा है के बारे में जानिए। अब ये कह रहा है एक पात्र में थोड़ा सा जल लेकर उसे उबालिए। क्या आपको जल की सतह से
भाप निकलती दिखाई देती है और उबले हुए जल से कुछ दूरी पर भाप के ऊपर किसी बर्तन को उल्टा करके रखिए। बर्तन की जो भीतरी बर्तन की जो भीतरी सतह देखिएगा, क्या आपको जल की कोई बूंद दिखाई देती है? ये आपसे पूछ रहा है। अब कह रहा है यहाँ पर सावधानी, कह रहा है ज्वाला पर करते समय सावधानी बरते। ठीक है, लोहे की आरी ब्लेड को चिमटे से पकड़िए। ब्लेड के मुक्त सिरे अग्र भाग को ले और गैस के स्टोव की ज्वाला पर रखिए और कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए। ब्लेड के भाग में रंग में कोई परिवर्तन होता है, ब्लेड को ज्वाला से हटाइए और कुछ समय के बाद अग्र भाग को पुनः देखिए, क्या इसका पहले वाला रंग वापस आ जाता है? ठीक है, आपने देखा है कि कागज तथा चौक के हमाप साइज में परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है, अब देखिए क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, ये सब जो दिखा रहा है, इस परिवर्तन को ठीक है। अब जानिए कि जो परिवर्तन किया जाता है, क्रियाकलाप जो है, इसमें जल के अवस्था परिवर्तन हो जाती है, ठोस से द्रव अवस्था में, गैस से द्रव अवस्था में। ये सब आरी के ब्लेड का गर्म जो रंग जो होता है, गर्म करने पर परिवर्तित हो जाता है। पदार्थ के आकार, अमाप, साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण भौतिक गुण कहलाता है। क्या? पदार्थ, जो पदार्थ है ना, इसको वीवीआई कर लीजिए। पदार्थ के आकार जो है, अमाप है, साइज है, रंग है और अवस्था, ये सब जो है ना, इस चीज को हम लोग भौतिक गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक गुण कहलाता है। वह परिवर्तन जिससे किसी पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नई पदार्थ बनती है, कोई नई पदार्थ क्या करती है? बनती है। ये इस पर हम लोग जाने हैं। अब जानिए, अब हम दूसरे प्रकार के परिवर्तन के बीच में भी जानते हैं, लेकिन उससे पहले जो हम कुछ इस पे वर्क किए है ना, उसके बारे में आप जानिए। ठीक है, अब देखिए क्या है भौतिक जो परिवर्तन है, यह इसमें क्या है? नया पदार्थ नहीं बनता है, लेकिन उत्क्रमणीय होता है। क्या होता है कि भौतिक परिवर्तन में उत्क्रमणीय होता है, लेकिन नया पदार्थ नहीं होता है। यानी कि वह पदार्थ जिससे किसी पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन हो, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन का होता है और उसी चीज को हम भौतिक परिवर्तन ठीक है। तो इसमें उत्क्रमणीय होता है, लेकिन परिवर्तन नहीं होता, नया कोई पदार्थ नहीं बनता है। मोम का पिघलना, एक चीज जान लीजिए कि जैसे हम मोमबत्ती ले लेंगे, क्या करेंगे हम थोड़ा सा यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए हम एक ठो मोमबत्ती ले ली। ठीक है, अब इस मोमबत्ती के जो जलेगा, तो जलेगा तो क्या होगा? जो ये मोमबत्ती है, ये जलने के दौरान ये क्या हो रहा है कि इसमें रासायनिक इसमें परिवर्तन हो रहा है। लेकिन जब ये मोमबत्ती जलेगी नहीं, डायरेक्ट बगैर जले हुए जो इसमें परिवर्तन होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। तो जो ये मोमबत्ती पिघल रही है, इसको भौतिक परिवर्तन, और जो ये जलने पे ये इसमें जो परिवर्तन हो रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए क्या है, जैसे बर्फ का पिघलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। अरे बर्फ पिघल रहा है, फिर उसको बर्फ बना देंगे, क्या है? उसके बाद पानी का वाष्प में बदलना। ठीक है, जैसे हम लोग के घर में माँ जो खाना बनाती है, तो उसे क्या है, वाष्प जो निकलता है, पर जो थाली जो रखा रहता है उसमें वाष्प बन के पानी चुदता रहता है ना, तो वो हो जाएगा। अब कह रहा है धातुओं का गर्म होना, ठीक है, गर्म करने पर लाल हो जाना। ठीक है, धातु जो गर्म कर रहे हैं, ऐसे गर्म कर रहा है, उस पर धार चलाने का कुछ करने के लिए, तो लाल हो जाता है, लेकिन फिर उसको जब ठंडा करेंगे तो उसी अवस्था में आ जाएगा। तो ये सारे के सारे गुण, ये भौतिक अवस्था। ठीक है, अब इसी में हम लोगों को थोड़ा ये भी जान लेना है कि रासायनिक गुण में क्या क्या होगा। रासायनिक गुण हालांकि पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लिए थोड़ा सा। रासायनिक में क्या होगा कि नया पदार्थ बनेगा, लेकिन इसमें उत्क्रमणीय नहीं होगा। उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है कि वो भौतिक पदार्थ का गुण है। किसका? भौतिक पदार्थ। मोम का जलना रासायनिक है, कागज का जलना रासायनिक है, लकड़ी का जलना रासायनिक है, आम का पकना, फलों का पकना रासायनिक है, मैग्नीशियम के तार का जलना क्या होगा? ये सब रासायनिक है, ये याद रखना है। यानी कि ये सारे के सारे आपको रासायनिक हो जाएगा। अब आइए इसमें जानिए रासायनिक परिवर्तन है जो
हम आपको बेसिकली इसका निचोड़ बता चुके हैं, लेकिन अब जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो लिखा हुआ है, उसे भी आप जानने का प्रयत्न कीजिए। बहरहाल आते हैं इस पे। लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है जिससे भली-भांति आप परिचित हैं। आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ देंगे, तो इस पे जो रंग जो है, पदार्थ की परत जम जाती है, भूरे रंग की परत जम जाती है, यह पदार्थ जंग कहलाता है। थोड़ा-सा कट गया है, ये जो है ना, हमारे डायरेक्टर साहब बनाए हैं पीडीएफ, ये उन्हीं का एरर है। तो ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो है ना, ये क्या है? ये जंग है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भूरा लिखा हुआ है, ठीक है? तो इसको आप लोगों को जंग गलत लिख होगा, जंग होगा, ये याद रखना है, ठीक है? तो ये कहलाता है, यह प्रक्रम जंग लगना कहलाता है और पार्क अथवा लॉन आदि के लोहे के दरवाजे अथवा बगीचे पर पार्क आदि में रखी गई लोहे बेंच के लगभग कोई भी वस्तु जो खुले में रहती है जंग लाती। आप मुख्य रूप से ये समझिए ना कि जो लोहे का पदार्थ है ना, जो बाहर में रखा हुआ है, उन सब चीज में जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या कराती है, उसमें जंग लाती है। और ये याद रखिएगा, कोई भी धातु वस्तु जिसमें जंग लगेगा उसका भार क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा? उसका भार बढ़ जाता है। तो इसके बारे में ये सब चीज आपको बता रहा है। लोहे के जंग लगे हुए कुछ उसका चित्र ये दिखा है। अगले स्लाइड पे हम लोग आते हैं। ठीक है? अब देखिए क्या कर रहा है कि घर में रखी कुल्हाड़ी, हथौड़े आदि वायु में कुछ दिनों तक खुले रख देने पर उसमें जंग लग जाती है। रसोई में लोहे का गीला तवा कुछ समय तक खुला छोड़ दीजिएगा तो उसमें जंग लग जाती है। ठीक है? लोहे में जंग है। लोहा जंग लोहा नहीं है। जंग उस पदार्थ लोहे से भिन्न होता है जिस पर यह लग जाती है। आइए कुछ ऐसे भी परिवर्तन पर विचार करें जिनमें नए पदार्थ निर्मित होते हैं। अब नए पदार्थ निर्मित होने वाले कौन-कौन हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे अब जानते हैं इसके दौरान सावधानी बरतने के लिए एक चीज बोल रहा है कि मैग्नीशियम के जलते हुए फीते अथवा तार की ओर लंबी अवधि तक देखना हानिकारक होगा। शिक्षकों को बच्चों को बताना चाहिए कि जलते हुए मैग्नीशियम की ओर अधिक समय तक नहीं देखें। जानते हैं, अगर आपसे पूछे कोई चीज जल रहा है, अगर उसका लाल रंग है तो स्ट्रेशियम में कारण है। अगर वो कोई चीज जल रहा है, अगर हरा रंग है तो बेरियम में कारण है। अगर कोई चीज जल रहा है, अगर वो सफेद रंग दे रहा है तो मैग्नीशियम कारण है। ये सब चीज भी आपको याद रखना चाहिए। मैग्नीशियम की पतली पट्टी, फीता अथवा तार का टुकड़ा लीजिए। इसके सिरों को रेगमल से क्या कीजिए, आप साफ कर दीजिए। जब रेगमल से साफ कीजिएगा तो क्या होगा, जानते हैं, ये मैग्नीशियम का जलता हुआ फीता दिखाया है और ये कैसा है, सफेद है ना। तो हम बोले हैं मैग्नीशियम जब जलेगा तो कैसा होगा, सफेद होगा। अब आइए इस पे आगे क्या है उस पे चलते हैं। ठीक है? अब देखिए ये कह रहा है सिरे को मोमबत्ती की लौ के पास ले जाइए। यह चमकना श्वेत प्रकाश डालती हुई जलती हुई लगेगी। पूरी तरह जलने के बाद कुछ श्वेत भस्म जो है इसमें क्या करेगा, से जलाती है। क्या भस्म मैग्नीशियम के फीते जैसे लगती है। इस परिवर्तन को निम्नलिखित जो समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। मैग्नीशियम क्या है, इसका सूत्र होता है Mg होता है। ऑक्सीजन क्या क्या होता है, O2 होता है। जब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन यानी कि Mg प्लस O2 को मिलाएंगे तो MgO बनेगा, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अब आपको ध्यान देने की यह बात है कि यहाँ लिखित समीकरण गणित में प्रयुक्त समीकरणों से भिन्न है। इस प्रकार समीकरणों में तीर का अर्थ बनाना होता है। जो तीर का अर्थ है उसे बनाना होता है। इस पुस्तक में रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है और न ही छात्रों को अपेक्षित। भस्म भस्म को एकत्रित करके जल की कुछ मात्रा मिलाइए। जलीय विलयन को अच्छी तरह से उसे क्या करना है, ऐसे 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 करके हिलाना है उसको। ठीक है, फिर मिश्रण को लाल नीले लिटमस पत्र, ठीक है, परीक्षण कीजिए। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं ना कि अगर लिटमस पत्र पे अम्ल डालते हैं तो कैसा हो जाएगा, वो लाल हो जाएगा। अगर लिटमस पत्र पे छाट डालते हैं तो कैसा हो जाएगा, वो हरा हो जाएगा। ये याद रखना है, ठीक है, नीला हो जाएगा। क्या मिश्रण लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है?
क्या मिश्रण लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? क्या मिश्रण नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? इस परीक्षण के आधार पर आप जलीय विलयन को किस रूप में वर्गीकृत करते हैं, जैसे अम्लीय हो या क्षारीय हो, उसको कैसे बताइएगा, तो आपको चर्चा करना है। तो कर लीजिए, क्या है उसमें, कुछ नहीं है। भस्म को जल में घोलने पर नया पदार्थ बनता है। जो कोई भी भस्म है ना, अगर भस्म को आप जल में घोल दीजिएगा, भस्म को जल में घोलिएगा तो एक नया पदार्थ। इस परिवर्तन को हम लोग समीकरण के द्वारा भी देख सकते हैं। तो कैसे देखिएगा, अब मान लीजिए जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लिए, ठीक है, MgO, हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके थे। जो Mg है ना, प्लस उसको O2 से मिलाए हैं तो क्या बना है, MgO बना है, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। अब ये भस्म बन के तैयार हो गया मेरा, ठीक है। क्या ये भस्म बनकर तैयार होगा? अब इसी भस्म को अगर हम जल से अभिक्रिया करा देंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि आपको बनेगा MgOH का होल ट्वाइस। MgOH का होल ट्वाइस आपको मिलेगा, ठीक है। अब MgOH का होल ट्वाइस जो मिलेगा, तो इस पे जानिए, जैसा कि आपने अध्याय 4 में पिछले जो इससे पहला जो चैप्टर था उसमें हम ये सब पढ़े हैं, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षारक है। क्या है, क्षारक है। हम बोले ना कि हमारे डायरेक्टर साहब अपने साला के शादी में गए थे और वो क्या कर लिए थे, इतना खा लिए, इतना खा लिए कि उनको एसिडिटी हो गया। सर बोले इनो दीजिए, कोई बोला जमाइन खिलाइए, कोई कुछ बोला। हम सर को क्या किए कि साबुन ही पिला दिए। साबुन से ज्यादा क्षारीय कुछ नहीं है, फटाफट राहत देता है। लेकिन ये करना क्या है, सरासरी गलत है, ये पेट को काफी हानि पहुंचाएगा, तो आप लोग इसे नहीं कीजिए, ठीक है। अतः मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम के जलने पे बनता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक नया पदार्थ है जो क्या करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। जल में घुलने पर ये क्या बनता है, बनता है, ठीक है। तो ये जल में घुलने पर इसका भस्म का सूत्र याद रखिएगा ना, आपको हम बोले हैं MgO, ये भस्म बन जाएगा। और जब इसमें H2O मिला दीजिएगा तो ये बन जाएगा क्या, MgOH का होल ट्वाइस। ये याद रखना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसमें क्या कह रहा है। ये जो कह रहा है ना, टाइम एक्स्ट्रा होगा ना सर तो बोल दीजिए, हम खत्म कर देंगे। और कुछ अब है शिक्षक के द्वारा किए जाने वाले कुछ जो है उसके बारे में जानिए। कांच के लिए गिलास या कटोरा अथवा चौड़े मुंह की बोतल लीजिए और उसमें क्या है, आधा कप आप पानी डाल दीजिए। जैसे ही उसमें आधा कप पानी डालिएगा तो उसमें ना चम्मच से मिलाइएगा उसको क्या, कॉपर सल्फेट। जब कॉपर सल्फेट मिलाइएगा तो उसी कॉपर सल्फेट को हम लोग क्या कहते हैं, नीला थोथा कहते हैं, CuSO4। CuSO4, ठीक है, 5H2O, क्या CU4 5H2O को नीला थोथा, नीला थोथा, नीला थोथा क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट को CuSO4 और 5H2O बोलते हैं। इसको घोल लीजिए। इस विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंद को भी आप मिलाइए। जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के कुछ बूंद को नीला थोथा के साथ मिलाइएगा तो इसका जो नीले रंग का विलयन मिल जाएगा। कैसा, नीले रंग का विलयन मिलेगा। और यह एक प्रकनली कांच की छोटी बोतल में विलयन में थोड़ा सा नमूना बचा लीजिए और शेष विलयन को एक कील, माने कि जो लोहा का जो कील होता है उसको उपयोग कीजिए। चूंकि ब्लेड का टुकड़ा जो होता है ना, ढाल दीजिए। लगभग आधे घंटे तक प्रतीक्षा कीजिए। अब विलयन के रंग को देखिए तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, इसकी तुलना अलग से बनाए गए नमूने में कीजिए। तो ये देखिए, ये देखना है आपको, ये क्या किया है, ये है कॉपर सल्फेट। ये जो दिखा रहा है आपको, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, ठीक है। और ये आयरन सल्फेट का विलयन है। अब ये जो कॉपर सल्फेट जो हम डाले थे नीला थोथा के साथ, ठीक है, इसमें और फिर इसमें डाले, तो इसमें बोला ना कि वो कील डाल दीजिए, ब्लेड डाल दीजिए। तो ब्लेड जो डालें, देखिए उस ब्लेड का रंग कैसा कर दिया, आयरन सल्फेट की तरह कर दिया, लोहा की तरह कर दिया। तो लोहे के साथ अभिक्रियाकरण कॉपर सल्फेट का विलयन में क्या होता है, परिवर्तन हो रहा है, नीला थोथा CuSO4 5H2O। ये याद रखना है आप लोग। क्या आपको विलयन के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई दिया है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। क्या आपको विलयन के रंग में कोई परिवर्तन, कील अथवा
कह रहा है कील अथवा ब्लेड को बाहर निकाल लीजिए और क्या इसमें कोई परिवर्तन दिखाई दिया? आपको जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच की अभिक्रिया के कारण इस विलयन का रंग कैसा होगा? नीला और हरा होगा। कैसा होगा? नीला। देखे ना, देखे कि नहीं? इस साइड नहीं देखे हैं आप लोग? ये जो देखे हैं नीला है और ये कैसा है? हरा है। तो ये याद रखिएगा, ये कैसा है? ये नीला है हमारा, ठीक है? कैसा है ये एक सेकंड, ये नीला है और ये कैसा है? ये हरा है, ठीक है? तो इस दोनों का यही विलयन के अंदर बता रहा था। किसके कारण? कॉपर सल्फेट के कारण हो रहा था। आइए आगे, इसमें देखते हैं आगे क्या दे रहा है। तो इसमें आगे है, पदार्थ आयरन सल्फेट के बनने के कारण होता है और लोहे की कील पर भूरा निक्षेप कॉपर तांबे तांबे की परत के कारण होता है, ठीक है? और यह एक परत है। हम इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार क्या कर रहा है? जो आयरन सल्फेट जो है ना, इसको हम जो उस विलयन में डाल दिए कॉपर सल्फेट के विलयन में, तो इसमें जो तांबा ना कॉपर, उसके कारण उस ब्लेड या उस कील का रंग कैसा हो गया? तांबा की तरह भूरा, उसके कारण हो गया। ये आपको बता रहा है। अब आइए, कॉपर सल्फेट CuSO4 नीला थोर था, CuSO4 5H2O, ठीक है? ये याद रखना है। लोहा Fe होता है, आयरन सल्फेट विलयन क्या होगा? FeSO4 हरा और कॉपर, ठीक है, बुरा निक्षेप होगा। ये सब उसके बारे में क्या कर रहा है? दिखा रहा है, ठीक है? अगला इसमें चलते हैं, क्रियाकलाप है। तो क्रियाकलाप कर लीजिए। किसी एक प्रणाली में लगभग 1 चम्मच क्या कीजिए? सिरका मिला दीजिए। जैसे ही आप 1 चम्मच सिरका मिलाइएगा तो उसके में चुटकी भर खाने का सोडा भी डाल दीजिए। क्या कीजिए? सोडा डाल दीजिए और आपको बुदबुदाहट की ध्वनि आपके कान में क्या करेगा? ऐसे ना, तो उसे जैसे सोडा डालिएगा, टप 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 बूंद निकलने लगा, बुदबुदाहट की आवाज आपके कान में चला जाएगा। आपको यह ध्वनि सुनाई देगी और गैस के बुलबुला बाहर निकलेगा, जैसे इस गैस को दिखाई देगा। देखिए, व्यवस्था के अनुसार ताजे बने चूने के जो चूना का जो मिश्रण है, उससे अब जैसे नहीं कहता है घर पोतना है, ठीक है? अब घर जैसे पोताएगा तो उसमें चूना डालते तो गुदगुदाहट नहीं आता है, उससे देखिए रहा है आपको। और चूने के पानी में क्या परिवर्तन होता है? परख नली में परिवर्तन निम्न प्रकार से होता है: सिरका, एसिटिक अम्ल, खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस अन्य पदार्थ इसमें मिला हुआ रहेगा। देखिए इसका क्या है, ये फिगर दिखाया गया हुआ है कि क्या है, इसमें सिरका मिला हुआ है, खाने का सोडा मिला हुआ है, ये सब इसमें मिला हुआ है। और जैसे ही इसे मिला हुआ है ना, तो इसमें क्या करेगा? अब इससे जो गैस जो है, इधर कार्बन डाइऑक्साइड आएगा और चूने का पानी से, ये जो है चूना, इसमें जैसे कि मान लीजिए कि ये चूना का पानी, इसमें क्या है? इसमें है सिरका का पानी है, सिरका है और खाने वाला सोडा है। और तो ये चूने का पानी जो है, इसमें से ये बुदबुदाहट बुदबुदाहट क्या करेगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड इधर की तरह आते जाएगा। यानी चूने का पानी में गैस को गुजरने के लिए जो प्रक्रिया जो दिखाया गया है, वही इसकी चर्चा यहाँ पे हो रही है, ठीक है ना? तो इस चर्चा को हम लोग देखें। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, तो जानिए इसमें क्या है। यहाँ आगे सबसे पहले, सब चीज जानने से पहले आप इसको एक बार जानिए। क्या कर रहा है? धातु जो है ना, धातु और अयस्क, पारा का एक्स क्या होता है? सीने बार होता है। शीशा का क्या होता है? गैलेना होता है। एल्युमिनियम क्या होता है? बॉक्साइड होता है। और यूरेनियम का क्या होता है? पिंच ब्लेड। ये सब क्या है? ये सब के सब अयस्क है उस चीज के। कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच अभिक्रिया निम्न प्रकार से हुई है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, चूने का पानी Ca और OH का हॉल ट्वाइस है। फिर उसमें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जल H2O, ठीक है? जब कार्बन डाइऑक्साइड में चूने का पानी प्रवाहित, जब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, उसमें चूने का जब पानी को प्रवाहित करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे जिससे चूने का पानी क्या होता है? दूधिया होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित नहीं होगा ना, तो वो चुनिया जो है ना, दूधिया कलर का होगा ही नहीं, चूना दूसरे कलर का हो जाएगा। लेकिन ऐसा ही होता है, इसलिए क्या होता है? वो दूधिया हो जाता है। चूने के पानी को दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है। अगर चूना आप लाएं और चूना खूब दूधिया गाढ़ा हो गया एकदम बढ़िया ढंग से, तो समझिए उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है? बहुत है। अच्छा, ठीक है, इसका उपयोग आप अध्याय 6 में देखने के लिए करेंगे। हम श्वसन में वायु बाहर निकालते हैं और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, ठीक है? उसके बाद है
आपने देखा है कि प्रत्येक परिवर्तन में एक नया और या अधिक नए पदार्थ बनते हैं। ठीक है। मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाने पर बनने वाली भस्म एक नया पदार्थ बनता है। ठीक है। कॉपर सल्फेट लोहे के साथ अभिक्रिया, जब कॉपर सल्फेट जो है लोहा के साथ जो अभिक्रिया करेगा ना, तो आयरन सल्फेट और कॉपर बने थे। ये दोनों नए पदार्थ थे। कॉपर लोहा के ब्लेड पर जो निक्षेपित किया जाता है, ठीक है, उस निक्षेपित से एक चीज बनेगा। जैसे मान लीजिए सिरका और खाने के सोडे की अभिक्रिया। जो सिरका है, तो सिरका हम जानते हैं ना, नींबू उम्बू में ये सब पाया जाता है। तो जो सिरका लीजिएगा ना, खट्टा पदार्थ होता है सिरका, तो सिरका जो लीजिएगा और खाने से वाला जो अभिक्रिया है पदार्थ है, उससे जब अभिक्रिया कराइएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और जिसे चूने के पानी को क्या करता है, दूधिया कर देता है। इस प्रकार अभिक्रिया में ये भी आप जानिएगा कि इससे बनने वाले नए पदार्थ का नाम क्या होगा। तो जानिए इसमें नया पदार्थ का नाम क्या होगा। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, और सभी नए अ, पदार्थ रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर डायरेक्ट यही कि कोई भी नया पदार्थ तभी बनेगा जब उससे रासायनिक अभिक्रिया होगा। मान लीजिए कि आप दूध लाएं और दूध में चीनी नहीं मिलाइएगा, उसमें इलायची नहीं रखेगा, चावल नहीं रखेगा, तो खीर बनेगा। दूध से खीर कब बना, कुछ उसमें मिलाया है, कुछ डाले तब तो नया पदार्थ बना है। अब मान लीजिए हम क्या लिए हैं, ग्लिसरीन ले लिए, फास्फोरस ले लिए, पोटेशियम ले, नाइट्रेट ले लिए। इस सब को जब तक नहीं बनाएंगे तब तक बम बन में नहीं करेगा। तो बम बनाने के लिए तो हमको बहुत चीज चाहिए, है कि नहीं। बालू ले लीजिए, सिलिका ले लीजिए, चूना पत्थर ले लीजिए, सिलिकेट ले लीजिए। अगर ये सब चीज नहीं लेंगे तो सीमेंट बन में नहीं करेगा, है ना। तो सब चीज बनाने के लिए हमको बहुत सारा चीज को एक साथ मिलाएंगे, तब उससे क्या करेगा, एक नया चीज मिलेगा। हमको डायरेक्ट यही समझना है कि रासायनिक परिवर्तन बहुत सारे चीज को मिला के एक चीज बनाना, उसे रासायनिक परिवर्तन। क्लियर क्लियर। आइए अब जानते हैं कि इसमें सभी नए रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। और उदाहरण के लिए भोजन का पाचन, फलों का पकना, अंगूर का किण्वन होना, विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों के कारण होना, औषधीय रासायनिक अभिक्रिया श्रृंखला, ये सब कहना है। जैसे कि आप गांव घर में देखते हैं, बिहार में बंद है, तो बिहार में जैसे दारू बंद है, तो क्या गांव घर में हर जगह दारू बन रहा है कि नहीं। तो किण्वन फर्मेंटेशन क्रिया है। क्या करता है उसमें, लोग महुआ ले आता है, महुआ ले आएगा, थोड़ा सा खावा सोडा, थोड़ा सा नौसादर और यूरिया और मीठा मिला देगा, और देसी दारू बनकर रेडी। और वो किडनी के लिए इतना खराब है कि आप 1-2 महीना कंटिन्यू पी लीजिएगा तो आपका मरना निश्चित है, तय है। और लोग उसको पी रहा है। अगर कोई देसी शराब पी रहा है, ये वाला बना हुआ नौसादर यूरिया वाला, तो वो समझिए कि उसकी अगर आयु 10 साल है तो उसकी आयु अब 2 साल हो गई। वो 2 साल के अंदर मर जाएगा। ये फिक्स है कि मर जाएगा। लेकिन विडंबना है बिहार में, बिहार में दारू बंद करने से क्या नीतीश जी को फायदा है, क्या घाटा है, वो तो नीतीश जी जानेंगे, हम इस पर डिस्कस नहीं करें। आइए जानते हैं इसमें आगे क्या कर रहा है। अब है अंत। अंत उत्पाद होती है उपयोगी से नए पदार्थ, जैसे प्लास्टिक, अपमार्जक, डिटर्जेंट और रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ही बनता है। वास्तव में नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है। और हमने देखा है कि रासायनिक परिवर्तन एक नया, एक से अधिक नए पदार्थ के निर्मित होते हैं। नए उत्पाद पदार्थ अतिरिक्त रासायनिक प्रक्रिया से भी बनती है। अब एक चीज आप जानते हैं, जैसे गांव घर में क्या है, पहले लोग तारी दारू पिया करते थे, तारी पीते थे। अगर आप तारी तार से डायरेक्ट उतार रहे हैं तो मीठा तारी लगेगा। लेकिन उसी तारी में क्या कीजिएगा, आप फर्मेंटेशन करवा दीजिए, किण्वन करवा दीजिए, उसको धूप में पकने के लिए रख दीजिए। जब वो किण्वन कर लेगा, फर्मेंटेशन कर लेगा, वो पक जाएगा, तो वो और भी नशा देगा, बहुत तेज नशा देगा तारी, है ना। तो ये किस क्रिया कारण, वो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है उसमें, उससे जो जीवाणु बन रहा है, फर्मेंटेशन किण्वन कर रहा है, इस तरह से अभिक्रिया कर रहा है, कवक से अभिक्रिया कर रहा है, और उसको पका दे रहा है, और काफी वो करवाहट लगेगा पीने में, ठीक है, और नशा देगा काफी ज्यादा। अब जानिए आगे इसमें क्या कर रहा है। हमने यह देखा है कि रासायनिक परिवर्तन में एक से अधिक नए पदार्थ निर्मित होते हैं, और नए पदार्थों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं होती है। अब कौन कौन घटनाएं होती है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्या है, जैसे उष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकाश के, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया इसे पढ़ने में दोस्त, माफ कीजिएगा। उष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण, उदाहरण के लिए
परावैंगनी निर्मुक्त बाहर निकलना अथवा उनका अवशोषण होना, ध्वनि का उत्पादन होना, गंध में जो परिवर्तन होता है या नई जो गंध बनना है, ये सब क्या रासायनिक। जैसे कि हम लोग जब से करते हैं, जाते हैं बाहर गए कहीं घूमने, लेकिन वहाँ क्या है, जैसे शौचालय गए तो शौचालय में जब हम यूरिन निकालते हैं, हमको जैसे लग गया पेशाब, यूरिन पेशाब कर रहे हैं, और क्या हुआ कि थोड़े देर के बाद जस्ट थोड़े देर के बाद जैसे ही जो हम लोग के पेशाब में यूरिया की मात्रा होती है, किसकी यूरिया की मात्रा होती है, और वो यूरिया ऑक्सीजन से अभिक्रिया जैसे ही करेगा, वो क्या बनेगा, अमोनिया का रूप ले लेगा। अमोनिया इतनी गंध देती है, इतनी गंध देती है कि आपको वहां पर खड़ा होने का मन नहीं करेगा। तो उसी के बारे में बोला है, गंध में भी परिवर्तन क्या होता है, रंग में भी परिवर्तन होता नहीं है। हम बोले ना कि जैसे हमारे डायरेक्टर साहब गए हैं साला का शादी में, और उनके शर्ट पे सब्जी भी गिर गया, सब्जी गिर गया जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में, और फिर आए और वो धो रहे थे, ऐसे ऐसे धो रहे थे, और वो छार सोडा आप मार्जक से धोए, और जब वो धोए तो क्या हुआ कि वो हल्दी लाल हो गया। कैसा हो गया, वो लाल हो गया। तो उसमें रंग में भी परिवर्तन होता है। क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हो गया। किसी गैस का ही बनना, गैस बनता है। ठीक है, आइए अब हम कुछ नए उदाहरण पर विचार करते हैं। आपने देखा है कि मैग्नीशियम के फीते का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। वास्तव में किसी भी पदार्थ का जलना रासायनिक परिवर्तन है, और जलने के साथ साथ सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता है। ठीक है ना, इस पे हम लोगों को ध्यान देना है। पटाखों का विस्फोट एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है। आप जानते हैं कि ऐसे विस्फोट से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और अरुचिकर गैस उत्पन्न होता है ना। अब मान लीजिए कि हम पटाखा बम खूब छोड़ रहे हैं, हाँ, मान लीजिए कि पटाखा बम खूब छोड़ रहे हैं, और उसमें बहुत सारे गैस बनेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, जो हम लोग को सांस लेने में क्या करेगा, तकलीफ भी करेगा, और क्या करता है, जो वायुमंडल को प्रदूषित कर देता है। इसीलिए आपको पटाखे जलाने की सलाह कहता है नहीं करना, पटाखा नहीं जलाने की सलाह दी जाती है, न जलाने की सलाह। जब भोजन सामग्री बासी आती है अथवा सड़ गल जाती है तो उसमें दुर्गंध आने लगती है। क्या हम इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं इसमें। ठीक है, अब देखिए इसमें, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, ये सूरज भगवान है, और सूरज भगवान से ना ये परावैंगनी किरण सब आती है, और ये है ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर जो आ रहा है, तो ये समताप मंडल में 90% ओजोन लेयर होता है, और इस क्षोभ मंडल में 10%। ये याद रखिएगा, पूछेगा कि ओजोन लेयर किस मंडल में कितना है, तो समताप मंडल में 90% आता है, और क्षोभ मंडल में 10% आता है। ओजोन लेयर को डॉप्सन से मापते हैं। ठीक है, ये जीन में परिवर्तन, मस्तिष्क विकार, आंखों में रोग उत्पन्न करता है, स्किन कैंसर कर देता है। कौन, ये सब परावैंगनी किरणें करती है। आपने वायुमंडल में ओजोन की परत के बारे में अवश्य सुना होगा। हमें सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक परावैंगनी विकिरण से बचाती है। ओजोन परावैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाती है। ऑक्सीजन ओजोन से भिन्न होती है। क्या हम ओजोन को के अपघटन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं, कह सकते हैं, क्यों नहीं कहेंगे, कहेंगे कहेंगे। यदि ओजोन द्वारा परावैंगनी विकिरण अवशोषित नहीं होती तो वह पृथ्वी की सतह पर पहुंच सकते हैं और हमें अन्य जीवों की हानि पहुंचाती। ओजोन इस विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करने में प्राकृतिक आवरण की तरह कार्य करती है। ये बात तो सही है। संभवतः आपने यह देखा होगा कि यदि सेब जो है, सेब को काटने के बाद तत्काल न खा लिया जाए तो उसमें कटे हुए टुकड़े में भूरे रंग आता है। बात सही है। यदि आपने रंग में यह परिवर्तन नहीं देखा तो किसी सेब का एक टुकड़ा काटिए और काटने कुछ देर छोड़ दीजिए, फिर आपको ये चीज दिखाई देगा। आलू में भी, बैगन में भी, जैसे आलू में ही आपको चेक करना है तो आलू काट दीजिए, बैगन थोड़ा देर क्या भूरा हो जाएगा। आलू में यही प्रक्रिया है, काट दीजिए, उस पर थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। क्या आप कैसे कार्बोहाइड्रेट, किसी पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है, इसकी जांच कैसे कीजिएगा, तो जैसे आलू लिए, ये आलू है, इसके आलू के बीचों बीच काट दिए और इस पर थोड़ा सा नमक क्या किए, थोड़ा सा नमक छीट दिए। उसके बाद क्या, ये ब्राउन कलर का हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे क्या है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है। ठीक है, ये सब रासायनिक परिवर्तन के ही उदाहरण है। अब देखिए क्या कह रहा है बूझो। बूझो कह रहा है कि हमने पढ़ा है कि पादप पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रक्रम स्वयं बनाते हैं। क्या हम प्रकाश संश्लेषण को रासायनिक परिवर्तन कर सकते हैं? हाँ,
कह सकते हैं। पहली ने कहा पाचन भी एक रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब देखिए, आइए इधर क्या दिया हुआ है उस पर जानते हैं। कह रहा है ना कि जब हम अम्ल और क्षार को एक साथ परस्पर मिलाए थे तो उदासीकरण की प्रक्रिया हुई थी। तो इस प्रक्रिया की भी रासायनिक प्रक्रिया है, तो जानिए। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगने की घटना पुनः विचार करने का यह एक ऐसा परिवर्तन है कि लोहे वस्तुओं को प्रभावित करती है। क्या करती है? प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट करता है। चूंकि लोहे का उपयोग सेतु, पुल, जहाज, कार, ट्रक आदि ढांचा बनाने, अन्य कई वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, जंग लगने की प्रक्रिया को हम आपको निम्न समीकरण के माध्यम से भी बता सकते हैं कि जंग कैसे लगेगा और जंग कब लगेगा। जैसे लोहा जो है ना, अगर लोहा का क्या सूत्र है? Fe है। अगर लोहा अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा और जल, जैसे कि लोहा है, मान लीजिए कि यही है लोहा, पूरा लोहा का कवर मान लीजिए, ये लोहा, इसमें क्या है कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है और थोड़ा 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 वाष्प के रूप में उस पर जल पड़ रहा है, जल पड़ रहा है, तो ये जंग का रूप ले लेगा। तो इसी को बोलते हैं Fe, लोहा ऑक्सीजन O2, वायु H2O, जल से अभिक्रिया करेगा तो Fe2O3 बनाएगा, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जंग लगने के लिए ऑक्सीकरण जल अथवा जलवाष्प दोनों की उपस्थिति होती है। वास्तव में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो, अर्थात नमी अधिक हो, तो जंग जल्दी लगती है। नहीं करता है, जैसे कि मान लीजिए कि आप गए और अपना गाड़ी जो है बारिश में ही छोड़ दिए और बारिश पड़ रहा है, या ठंडा के मौसम में ही वो खूब पड़ता है ठंडा के मौसम में, तो उस पर गाड़ी बाहर में छोड़ दीजिएगा, तो उस पर क्या होगा? हवा, ऑक्सीजन, जल ये सब आएगा और क्या, धूल कण सब मिलते मिलते थोड़ा सा जंग कर देगा, आपकी गाड़ी को सड़ा गला देगा। इसीलिए मेरी सहेली रीता सदैव लोहे की वस्तुओं में जल्दी जंग न लगने की शिकायत, जंग लगने की शिकायत की क्या करती है, क्योंकि वह समुद्र तट के निकट, हाँ, तो समुद्र तट के निकट तो जलवाष्प बहुत होता है, तो उधर थोड़ा जंग ज्यादा ही लगेगा। ये क्यों पहेली कह रही थी। हम जंग लगने से रोकथाम कैसे करते हैं? लोहे की वस्तुओं में जो है ना, उस पे आप क्या कीजिए, गेल्वेनाइजेशन कर दीजिए, पेंट लगा दीजिए, ग्रीस लगा दीजिए। ठीक है, ये सब चीज कर दीजिएगा तो आप जंग से बच सकते हैं। ठीक है, आगे आइए, आगे देखते हैं। इसमें अगला जो है, इसमें यह कह रहा है, अब देखिए सबसे पहले रस्ट के बारे में जानिए। Fe2O3 रासायनिक परिवर्तन है ये रस्ट। इसमें O2 की नमी, लोहे का भार बढ़ना, ठीक है, और जस्तीकरण, ये सब क्या है? जंग का उदाहरण है ना। सभी वस्तुओं में नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीस करते रहना चाहिए, परत चढ़ाते रहना चाहिए। अगर आप नहीं चढ़ाइएगा ना तो उसमें वही जंग लगाता है। जैसे अन्य उपाय यह है कि उसमें आप क्रोमियम का लेप कर दीजिए, जस्ते का लेप कर दीजिए, किसी धातु जैसे लोहे पर अगर जिंक की परत चढ़ा देते हैं, यसद लेपन कर देते हैं, गेलुलाइजेशन अगर कर देते हैं, तो उसमें क्या होगा कि जंग नहीं लगेगा और वो बचा हुआ रहेगा। आपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले जो लोहे के पाइप यसद लेपित होते हैं, जिससे उनमें क्या होता है, जंग नहीं लगता है और आपको स्वच्छ पानी मिल पाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि पानी के जो जहाज है लोहे के बने होते हैं, उनका भार हमेशा, उनका भार जो है ना, क्या होता है कि जल की बूंद की तरह गिरती रहती है। उनका जो भार है हमेशा जल की बूंद की तरह गिरती रहती है। माने पानी के जहाज लोहे के बने होते हैं, उनका भार हमेशा पानी में डूबा रहता है, और डूबे होने के कारण क्या है, ऊपरी भाग पर पानी जल की बूंदों गिरती रहती है। यही नहीं, समुद्र के पानी में अनेक लवण पाए जाते हैं। लवण युक्त जल जंग लगने के लिए प्रक्रम की दर को क्या करता है, बढ़ा देता है। जहाज पर पेंट करने के बाद भी उसमें जंग लगने की काफी क्षति होती है। यही नहीं, जहाज में लोहे के कुछ भाग को बदलना प्रतिवर्ष आवश्यक होता है। माने कि जैसे उसका जो इंटरनली ऐसा कुछ पार्ट है जो पानी में हर समय डूबा रहता है, तो उसको आपको हर एक साल बदल देना है। अगर नहीं बदलिएगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि टाइटैनिक की तरह आपका जहाज डूब जाए। ठीक है, तो जहाज में कुछ भाग को हर एक साल बदलना होता है। क्या आप विश्व में जंग लगने से होने वाली कुल आर्थिक हानि के बारे में कल्पना कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते हैं तो आइए हम करवाते हैं। स्टेनलेस स्टील
लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीज धातु जैसे मिलाकर बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, जंग नहीं लगती है स्टेनलेस स्टील में। अगर क्रोमियम, निकेल, मैग्नीशियम जैसे धातु मिला दीजिएगा तो नहीं वही कहेगा। इस सब में लोहा कठोर बनाया, कार्बन मिलाता है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील में भी क्रोमियम मिलाया जाता है। तो अगर रबर को कठोर मिलाने के लिए क्या उसमें मिलाइएगा, तो उसमें सल्फर मिला दीजिएगा। क्या मिला दीजिएगा, सल्फर मिला दीजिएगा। अब आइए क्रिस्टलीकरण देखते हैं। किसी विलयन से किसी ठोस को प्राप्त करना ही, कोई विलयन है, कोई भी विलयन, उससे जो ठोस प्राप्त करते हैं उसी को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। जैसे आपको ये याद रखना है, मान लीजिए जैसे कि आपका घर क्या है, आपका घर जो है गुजरात में है, और गुजरात में गए और आप गुजरात में समुद्र से क्या किए, बहुत सारा पानी ला लिए, और पानी लाए और उसे क्रिस्टलीकरण किए और उससे नमक निकालिए। तो है कि नहीं, आप क्या किए, उस विलयन से ठोस पदार्थ नमक के रूप में आयोडीन निकालिए, है कि नहीं। तो ये याद रखना है, किसी विलयन से ठोस को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण कहते हैं। ये आपको याद रखना। साधारण नमक हुआ, समुद्र जल के वाष्पन से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। इसी के बारे में हम आपको बोले हैं। उनके क्रिस्टलीय आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है, यद्यपि किसी पदार्थ को शुद्ध क्रिस्टल विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह क्रिस्टलीकरण कहलाती है भौतिक परिवर्तन का, या क्रिस्टलीकरण एक उदाहरण। याद रखिएगा, क्रिस्टलीकरण कैसी अभिक्रिया है, तो यह एक भौतिक अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, भौतिक अभिक्रिया है। तो आइए इसमें अब देखते हैं क्या है। क्या अब देखिए, कह रहा है केवल केवल तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का ही उपयोग करें जल को उबालने के समय, ठीक है। तनु सल्फ्यूरिक, ये सावधानी की बात है। अब जानिए कि अम्ल का उपयोग किए बिना, अतः शिक्षक की उपस्थिति में, ठीक है, ऐसा नहीं कि शिक्षक न रहे ये सब कर लीजिएगा, ठीक है। हालांकि ये वीडियो को जो देख रहे हैं या देख रहे होंगे या देखने वाले होंगे, वो लोग हमारी बात को स्मरण करें, ठीक है, कि कोई भी चीज कीजिएगा सावधानी पूर्वक कीजिए। किसी बीकर में जल का एक भाग लीजिए और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को कुछ बूंदे मिलाइए और जल को गर्म कीजिए। जल उबलना प्रारंभ कर देगा। इसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए, कॉपर सल्फेट का चूर्ण डालते रहिए, ठीक है। चूर्ण निरंतर तलते हुए मिलाइए। कॉपर सल्फेट जो है ना, उसी को नीला थोथा बोलते हैं। नीला थोथा को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट, यानी कि CuSO4 5H2O बोलते हैं। इसी को कॉपर सल्फेट या नीला थोथा भी बोलता है ना, ठीक है। तो याद रखना है, चूर्ण मिलाइए तब तक जारी रखना है जब तक कि उसमें कॉपर सल्फेट घुलना संभव न हो। विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से क्या कीजिए, छान लीजिए और इसे ठंडा होने दीजिए। विलयन ठंडा जैसे ही हो जाएगा ना, तो उसको हिला के डोला के अन्य किसी प्रकार न छेड़े, और कुछ समय बाद विलयन को देखिए क्या आपको कॉपर सल्फेट क्रिस्टल दिखाई देता है। यदि नहीं तो कुछ और समय प्रतीक्षा कीजिए और अपने भौतिक रासायनिक परिवर्तन के बारे में जो पढ़ा है, अपने आसपास जो दिखाई देने वाले परिवर्तनों को भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के रूप में पहचानने का भी क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। नहीं कीजिएगा तो कैसे मालूम चलेगा आपको क्या हो रहा है नहीं हो रहा। तो देखिए क्या किया है, इसमें है कॉपर सल्फेट, क्या है, कॉपर सल्फेट CU4 5H2O, नीला थोथा। अभी जो नीला थोथा है, इससे क्या किया है, इस नीला थोथा से CuSO4, हाँ, CuSO4 5H2O, ये जो नीला थोथा है हमारा, नीला थोथा जो है, इससे क्या किया है, अब क्रिस्टल निकाल रहा है। क्या कर रहा है, क्रिस्टल निकाल रहा है, यानी कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलीकरण को कर रहा है, जो हम आपको नमक का उदाहरण देके बताए थे, ठीक है। अब जानिए इसमें क्या क्या है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन कैसा होता है, उत्क्रमणीय होता है, लेकिन ये उत्क्रमण पर ये रासायनिक नहीं होता है, लेकिन नया उत्पाद बनाता है, ये सही बात है। क्रिस्टलीकरण या सतलेपन कैसा है, विलयन ठोस क्रिस्टल है, और इसका उदाहरण होगा नमक को शुद्ध करना। भौतिक परिवर्तन कैसा है, तो ये उत्क्रमणीय तो होगा, लेकिन इसमें नया पदार्थ नहीं बनेगा और इसमें जंग लगने की प्रक्रिया भी नहीं आएगी। अच्छा, परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भौतिक, होता है रासायनिक। भौतिक परिवर्तन है पदार्थ के भौतिक गुण में कुछ परिवर्तन होते हैं, इसीलिए इन पदार्थों में कोई नए पदार्थ नहीं बनते हैं। भौतिक परिवर्तन जो होता है उत्क्रमणीय होता है। रासायनिक परिवर्तन नए पदार्थ बनते हैं। कुछ पदार्थों को क्रिस्टलीकरण के द्वारा उनके विलयनों से शुद्ध अथवा प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आज हमारा NCERT का 5वां चैप्टर था, है ना दोस्तों। आप लोगों को यह सेशन
कैसा लग रहा है, आप इसे किस रूप में अनुभव कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप अपनी हर एक चीज़ को स्पष्ट रूप में हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। कदाचित ये हमें मालूम ही नहीं चलेगा कि आपकी प्रक्रिया, आपकी सोच क्या है। तो हम चाहेंगे कि आप सक्रिय रूप में, दोस्त, एकदम सक्रिय रूप में आकर के अपनी प्रतिक्रिया को हमारे समक्ष क्या करें, जाहिर करें। जैसे ही आप अपनी प्रतिक्रिया को जाहिर करेंगे, हमारे साथ साझा करेंगे, तो हम क्या करेंगे, और भी प्रखर, मजबूत और अच्छा बनने का प्रयत्न करेंगे। और आपके भविष्य के लिए हम अच्छा से अच्छा कंटेंट लाएंगे, और उस कंटेंट को पढ़ के क्या करेंगे, आप चपरासी से लेकर कलेक्टर तक का सफर बहुत ही आसानी रूप से तय कर सकते हैं। हम चाहेंगे दोस्तों कि आप लोग दिन रात एक कर दे। ये चुनावी माहौल का साल है, और दिन रात एक करके आप नौकरी ले सकते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने में काफी व्यस्त होंगे, है ना दोस्तों। तो वेदांश एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए आप सभी तमाम बंधु, बड़े भाई और सहपाठी, मित्र, दोस्त, प्रियजनों को हम तहे दिल से शुभकामनाएं देते हैं कि आप लोग अपने जीवन में अग्रसर हो, आगे बढ़े, हर एक सफलता को प्राप्त करें। ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि हम पहले चांदी की तरह चमकना चाहते हैं या हीरे की तरह चमकना चाहते हैं, तो आपको सूरज की तरह जलना होगा। ठीक है। आप जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, तो आप पढ़ के हासिल कर सकते हैं। दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है। इसीलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद दोस्तों।